यस दोस्तों, ये आ गया मेरे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 31। आपने भी नोट्स ओपन कर ली होगी। क्वेश्चन 31 पेज 91। सो आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर। क्वेश्चन 31, X, an employee of ABC company, gets the following emoluments and benefits। अब ये वर्ड एक इंग्लिश का आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स यानी सैलरीज, राइट, और कुछ उसको जो बेनिफिट्स मिलते हैं कंपनी से वो बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए है और एम्प्लॉयर के लिए वो कॉस्ट है। ध्यान रखना, एनी बेनिफिट गिवन टू द एम्प्लॉय, एनी फैसिलिटी गिवन टू द एम्प्लॉय, एनी अलाउंसेस बोनस गिवन टू द एम्प्लॉय इज कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन और कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। और हमको लेबर कॉस्ट में इंटरेस्ट है, यानी एम्प्लॉयर के एंगल से एम्प्लॉयर को खर्चा कितना लगता है वो देखना है हमको। उसकी बेसिक पे है 10,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस है 2,000 पर मंथ। डीएनएस अलाउंस हमने बात की थी, महंगाई भत्ता। फिर बोनस इज 20% ऑफ सैलरी एंड डीए। सैलरी एंड डीए ने बेसिक सैलरी प्लस डीए। अदर अलाउंसेस कुछ है 2,500 पर मंथ। फिर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ। पीएफ आप लोगों ने सुना होगा, प्रोविडेंट फंड, एक रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान रहता है, उसको प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। तो उसमें एम्प्लॉई भी कंट्रीब्यूट करता है अपने जेब से और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉयर जो पैसा जमा करता है एम्प्लॉई के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, उसको ईपीएफ भी बोलते हैं, शॉर्ट में ईपीएफ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो कुछ पैसा एम्प्लॉयर अपनी जेब से डालता है, कुछ पैसा एम्प्लॉई अपनी जेब से डालता है, और वो पैसा रिटायरमेंट के लिए जमा होते रहता है, उसमें इंटरेस्ट मिलता रहता है एम्प्लॉई को। अपने इनकम टैक्स में उससे रिलेटेड सेक्शंस पढ़े होंगे। तो एम्प्लॉयर जो पैसा जमा करने वाला है एम्प्लॉय के अकाउंट में, वो एम्प्लॉयर के लिए क्या हुई, कॉस्ट हुई ना। इट्स अ कॉस्ट फॉर हायरिंग दैट एम्प्लॉय। तो उसके लिए वो एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट हुई, तो वो ये कॉस्ट है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ इज अ कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, क्योंकि पैसे मिलने वाले किसको है वो रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय को मिलने वाले, एम्प्लॉयर को नहीं। वो है 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। नाउ एक्स ये एम्प्लॉय का नाम था दोस्तों। एक्स इज एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी कंपनी। X works for 2,400 hours per annum। अब यहां पर एनम दिया है, उसका एक साल में उसने कितना काम किया, आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम। अब मैंने ये क्यों पॉइंट आउट किया कि 2,400 आवर्स पर एनम है, ऊपर सैलरी शायद देखो बेसिक पे क्या दिए पर मंथ, और इनका तो ध्यान रखना ही है, वो पर मंथ डेटा है, नीचे पर एनम डेटा है, वो दोनों को एक लेवल पे लाना पड़ेगा आपको। और 2,400 में से 400 आवर्स इज नॉन प्रोडक्टिव नॉर्मल आइडल टाइम है, वो नॉर्मल आइडल टाइम है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्स। ये इफेक्टिव आवरली कॉस्ट या इफेक्टिव वेज रेट, ये सब एक ही है। इफेक्टिव आवरली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्स, यानी कंपनी के लिए एम्प्लॉय एक्स को हायर करने का इफेक्टिवली 1 आवर का खर्चा कितना लगा, तो वो दैट इज एन अर्निंग फॉर एम्प्लॉय एंड कॉस्ट टू दी एम्प्लॉयर। अब दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एम्प्लॉय एक्स के लिए जो जो खर्चा कंपनी को लगा है वो सब हम ऐड करेंगे एक साल का खर्चा। दोस्तों सभी डेटा को एक साल पे कन्वर्ट करेंगे और डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर्स करेंगे। ये इफेक्टिव आवरली रेट का मतलब ही इन्फ्लेटेड रेट भी होता है दोस्तों। ये जो इफेक्टिव रेट वर्ड है ना, इस इफेक्टिव रेट का मतलब ही होता है इन्फ्लेटेड रेट। तो इफेक्टिव आवर्स आप देख सकते हैं नीचे पैराग्राफ में, 2,400 आवर्स उसने काम किया, उसमें से 400 आवर्स इज नॉर्मल आइडल टाइम। और ये हमको पहले से शायद पता है कि 400 आवर्स वेस्ट होने वाले, आपको दिए हैं। तो हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 2,000 आवर्स लेंगे, यानी 2,400 आवर्स माइनस 400। वही सब्जी वाले का एग्जांपल मैंने जो आपको परमानेंट देके रखा है कि डिनोमिनेटर में आप इफेक्टिव टाइम लेंगे तो नेचुरली रेट बढ़ जाएगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। न्यूमरेटर में एम्प्लॉय की कॉस्ट निकालेंगे, एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में निकालेंगे एक साल की कॉस्ट, उसको डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर्स करेंगे 2,000 और आपको मिल जाएगी इफेक्टिव आवरली कॉस्ट। दैट्स ऑल। तो लिखना चालू करो दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है ये। राइट डाउन क्वेश्चन 31 बाय 91। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ effective hourly cost of employee X। Statement showing calculation of effective hourly cost of employee X, particulars rupees। अब वहां से एक एक डेटा लेते जाना है, सिर्फ एनुअल में कन्वर्ट करना है।
क्योंकि टाइम स्पेंट एनुअल दिया है, या फिर सभी डेटा को मंथली में कन्वर्ट करो, दो में से कोई भी एक काम करो, आंसर वही रहेगा। लिख दिया पर्टिकुलर रुपीस। बेसिक पे, क्वेश्चन पे नजर रखो आप, क्योंकि मैं दोनों चीज एक साथ नहीं लगा सकता, क्वेश्चन भी और आंसर भी। क्वेश्चन आपके पास प्रिंटेड है नोट्स में। बेसिक पे 10,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स कर रहे हैं हम, उसको एक साल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी 1,20,000। डीएनएस अलाउंस भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, डीए बोलते हैं हम उसको, डीएनएस अलाउंस। कल हुई थी बात इसकी। 2,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, 2,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, 24,000। इसकी हम सब टोटल लेंगे, कुछ कारण है, दोनों की टोटल ले लो, उसको बुलाओ सब टोटल। अब ये क्यों ली हमने बीच में से टोटल? बीच बीच में आप यदि टोटल लेते रहेंगे तो उसको हम सब टोटल बुलाते हैं। क्यों ली? क्योंकि आगे कुछ खर्चे दिए हैं जो जिसका परसेंटेज बेस्ड ऑन सैलरी प्लस दिए है। सैलरी यानी बेसिक सैलरी प्लस दिए, यानी कुछ कैलकुलेशंस है जो हमको इस अमाउंट पे करना है, सैलरी प्लस दिए, इसलिए टोटल ले ली तो इजी पड़ेगा आगे का कैलकुलेशन। जैसे अगला आइटम क्या है? बोनस। बोनस देखो 20% ऑफ सैलरी एंड डीए बोला है, तो बोनस दैट इज 1,44,000 इंटू 20% कर दो उसको, 1,44,000 इंटू 20%। डन। लिखते भी जाओ और समझते भी जाओ, सिंपल क्वेश्चन है ये। 28,800, राइट। अब कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसी क्वेरी कर लेते हैं कि सर ऊपर तो आपने 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको नीचे इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करने को होना था, ऐसा कुछ लोग बोलते। तो दोस्तों ये आपने 1,44,000 का 20% लिया है ना, 1,44,000 फिगर शायद एनुअल है, तो ऑलरेडी एनुअल फिगर का 20% लिया, तो उसको और 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो 12 साल का हो जाएगा वो। समझ में आया आपके? यदि आपको इंटू 12 करना है तो फिर ये आप सैलरी 10,000 और डीए 2,000, तो फिर आप यहां कितना लो? 12,000 लो। ये एक महीने का हुआ, इंटू 20%, फिर इंटू 12 मंथ्स करना, बराबर है। चलो आगे, अदर अलाउंसेस। Other allowances calculation 2,500 per month into 12 months. Other allowances 2,500 per month into 12 months. तो 30,000 आ गए। फिर employers contribution to PF provident fund, right? Employers contribution to PF, वो आपको 10% ऑफ सैलरी एंड डीए दिया है, मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। 10% ऑफ 1,44,000, 10% ऑफ 1,44,000, हो गया 14,400। अब वो सब उसकी सैलरीज, वेजेस यानी इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स जो थे वो खत्म हुए, तो ये टोटल हो जाएगी। टोटल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर पर एनम, टोटल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर पर एनम, एक साल का एम्प्लॉयर को खर्चा एम्प्लॉय एक्स के लिए कितना लगा, तो आएगा सब टोटल से आगे की टोटल ले लेना, 2,17,200, 2,17,200। दोस्तों इसको कंपनी में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में C2C कॉन्सेप्ट बोलते हैं। यानी आपको जब सीए बनेगा, पैकेज ऑफर करेगी कंपनी, तो सपोज कंपनी ने बोला कि 12 लाख पर एनम C2C, तो CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी, CTC का मतलब होता है, यानी 12 लाख इज कॉस्ट टू द कंपनी। तो उसमें कंपनी ने सभी बेनिफिट्स आपको जो भी मिलने वाले, इवन ट्रांसपोर्टेशन आपको फैसिलिटी देती होंगी तो वो भी इंक्लूड कर लिया होगा, हाउस रेंट अलाउंस देती होंगी तो वो भी इंक्लूड कर लिया, सब कुछ कर लिया, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी। तो आपको 12 लाख का पैकेज है, तो ये मत समझना कि घर पे सैलरी 12 लाख लेके आएंगे आप, ये कॉस्ट टू द कंपनी है, उसमें से कुछ तो नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स है, और फिर टीडीएस वगैरह कट के सब डिडक्शन होके हाथ में जो सैलरी आएगी, तो आपने उनसे क्या पूछना है? सर सीटीसी तो बराबर है 12 लाख, टेक होम सैलरी कितनी है बताओ, टेक होम यानी घर पे ले जाने के लिए कितनी मिलेगी सब डिडक्शन के बाद, तो टेक होम सैलरी इज क्वाइट लोअर देन दिस। ये सीए पास होने की बात बोल रहा हूं, ये सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी, तो ये 2,17,200 इज कॉस्ट टू द कंपनी,
फॉर एम्प्लॉई एक्स फॉर एन ईयर। अब लिखो इफेक्टिव आवरली कॉस्ट, उसके नीचे टेबल के नीचे देयरफॉर इफेक्टिव आवरली कॉस्ट यानी इन्फ्लेटेड कॉस्ट या इन्फ्लेटेड वेज रेट। यदि आपको क्वेश्चन पूछा रहता कैलकुलेट इन्फ्लेटेड वेज रेट फॉर एम्प्लॉई एक्स तो भी यही आता था, यानी वर्डिंग चेंज हुए तो भी आंसर यही रहेगा। सो देयरफॉर इफेक्टिव आवरली कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर्स is equal to total cost divided by effective hours is equal to numerator में 2,17,200 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ले लो 2,400 माइनस 400 यानी 2,000 आवर्स इफेक्टिव आवर्स। डिनोमिनेटर कम करने से रेट बढ़ता है, इसलिए हम उसको इन्फ्लेटेड रेट मेथड भी बोलते हैं। इज इक्वल टू रुपीज 108.60 पर आवर इज इक्वल टू रुपीज 108.60 पर आवर, दैट इज इफेक्टिव आवरली कॉस्ट।